यही तो बात है। रैले फर्स्ट टाइम मैं कम से कम 20 बार अमेरिका आ चुका हूँ, बट रैले इज फर्स्ट टाइम एंड दैट्स व्हाई हम लोग एक्साइटेड है। मुझे मालूम नहीं है रैले का क्राउड कैसा होगा नहीं होगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई नो कि भाई सुनने वाले तो जरूर होंगे यहाँ पे, और जो सुनने वाले होंगे वो एंजॉय करेंगे। नहीं, आशिकी 2 के लिए मेरे को पहले बोला गया था गाने के लिए, एंड लास्ट मोमेंट पे पता नहीं कुछ चेंजेस हुआ वहाँ पे। बॉम्बे में बहुत होता है, सर पॉलिटिक्स बहुत होता है, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस हुआ। एक्चुअली क्या, आशिकी 2 का आप देख लीजिए। आशिकी 2 का पहले तो प्लस पॉइंट है उसका पोस्टर का जो पोज वो लोगों ने रखा था, दैट इज आशिकी 1 का, आशिकी का। तो दैट इज द मेन थिंग के पब्लिक को वो लगा कि आशिकी का कुछ हम सुनने पाएंगे, आशिकी जैसा कुछ आएंगे। पहले तो ये बात है। दूसरी बात है, करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट जो हमारे आशिकी में नहीं हुआ था। इट्स वेरी सैड कि हमारे आशिकी में उस समय कुछ 15-20 लाख 30 लाख के अंदर पिक्चर बना था, और आज ये 200 करोड़ का पिक्चर है। तो आप सोच सकते हो कि डिफरेंसेस क्या है। लेकिन क्या है कि वो 30 लाख भी जो खर्चा किया था उन्होंने, इट वॉज आशिकी वॉज एन एल्बम फर्स्ट। आशिकी पहले एक एल्बम होने के लिए बना था, और एल्बम को सुन के मोइस भट्ट जी उसके ऊपर स्टोरी लिख के, और उसके ऊपर स्टोरी लिख के उस गाने के ऊपर उन्होंने स्टोरी लिख के फिल्म बनाया। और फिल्मों में नया लड़का लड़की हीरो हीरोइन थे, एंड हम नए थे, नादिम सबन नए थे, शमीर नए थे। तो टोटल थिंग जो था ना, उनका बहुत कॉस्टिंग कम था, और उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ करता, क्योंकि उस समय 2 चैनल या 3 चैनल जोर से आता था। तो वो मेनली है कि वो गाना सुन के, पब्लिक गाना सुन के, जब कैसेट रिलीज हुआ, वो गाना सुन के लोगों ने थिएटर तक पहुंचे। ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन सब लोगों के जहन में है, था और रहेगा, क्योंकि आशिकी 1 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्योंकि एक फिल्म है जिसमें 10 के 10 गाना हिट है, और गाने की वजह से फिल्म हिट है। उनका लिरिकली बोलिए, म्यूजिकली बोलिए, दे आर सो पावरफुल। एंड सिंगिंग तो ठीक है, हम लोगों ने जो किया जो भी है, बट आशिकी 2, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स वेरी गुड, द सिंगर्स आर वेरी गुड, बट क्या है कि कंपैरिजन नहीं हो सकता है। नहीं, टोटली ट्रेंड चेंज हो गया था। म्यूजिक का जो एक बेसिक इंडियन म्यूजिक के ऊपर हम लोग फिर हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को वापस ला दिया था, खड़ा कर दिया। क्योंकि उससे पहले ब्रेक डांस वगैरह बहुत चल रहा था, ब्रेक डांस, डिस्को डांस, ये वो बहुत चल रहा था। पर जैसे ही आशिकी आया ना, आशिकी से टोटल ट्रेंड चेंज हो गया था, एंड पब्लिक मेलोडियस गाना सुनना पसंद करते थे। इसलिए हम लोग, मैं कुमार सानू बन गया, और जो भी है आपके सामने। म्यूजिक डायरेक्टर को सिंगर जब एक रास्ता दिखाते हैं ना, म्यूजिक डायरेक्टर को जब एक रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता अगर सटीक रास्ता हो, ठीक रास्ता हो, और वो रास्ते को अगर लोगों ने पसंद करते हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर उसमें अटक जाते हैं। उसी फील्ड में वो घुमा फिरा करता है, उसी फील्ड को थोड़ा सा चेंजेस इधर उधर करके, वो चाहते नहीं है कि हम इस रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते में जाने का कोशिश नहीं करें, ताकि पता नहीं आगे हमको पसंद करे या नहीं करे लोग। सो एक हिट जब मिल जाता है ना, तो सारे इंडस्ट्री नहीं, सारे पब्लिक भी उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। ये हमारे इंडस्ट्री का एक उसूल है। ये इंडस्ट्री का नहीं, एक हमारे देश का उसूल है, ये पूरे दुनिया का उसूल है। कोई हिट हो तो उसके पीछे सारे हिट है, और कोई हिट हो तो उस रास्ते को चेंज नहीं करना चाहते वो लोग चाहते हैं कि जितना दिन तक हो सके इसको हम लोग बरकरार रखें। तो इसलिए मैंने एक हे किया था, एक आलाप किया था, मैं अपने स्टाइल में किया था। तो उनको पसंद आया, खाली उनको नहीं, पूरे पब्लिक को पसंद आया। जैसे आप कह रहे हैं, पब्लिक को पसंद आया, और उन्होंने उस चीज को बरकरार रखा, उसी रास्ते से वो हटा नहीं। किशोर दा ने इन्वेंट किया था, यूडलिंग को उन्होंने लाया था, मतलब इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने लाया था। क्योंकि उससे पहले इंग्लिश गाने में यूडलिंग बहुत हुआ करता था, बहुत सारा हुआ करता था। तो यूडलिंग को उन्होंने फॉरेन से अडॉप्ट किया था। बट वट एवर इट इज, उन्होंने जब इस चीज को गाने के अंदर मिक्सअप किया, खास करके पंचम दा जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, आर डी बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, तो खास करके जब ये लोगों ने इसको मिक्सअप किया, तो एक अलग ही रूप देखने को मिला हम लोगों को किशोर दा की आवाज से। तो वो दैट इज इसको आप खाली एडॉप्शन नहीं कह सकते, इसमें क्रिएशन भी है। तो क्या होता है कि 3 चीज की जरूरत पड़ती है एक सक्सेसफुल इंसान के लिए। आई थिंक फर्स्ट है टाइम,
समय आने पर आपका सब काम होने वाला है, उस समय के लिए आपको यू हैव टू आपको इंतजार करना पड़ेगा। सेकंड है आपका लक, वो है भाग्य, लक। एंड थर्ड है टैलेंट। उसके लिए ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होना तो आप टॉप में जा ही नहीं सकते। ये तीनों में से कोई भी एक चीज की थर्ड बोला टैलेंट, प्रतिभा। तो ये टैलेंट, लक एंड टाइम, ये तीनों चीज का नहीं, टैलेंट मतलब मेहनत ही है ना। टैलेंट के अंदर एवरीथिंग आएगा। टैलेंट मतलब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका टैलेंट कहां से आएगा? तो टैलेंट इज इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स। माने एक एक का बड़ा बड़ा ग्राफिक है, लेकिन आप जब जाओगे सीधा सीधा मोटा मोटा तौर पे तीन चीज की कॉम्बिनेशन, अगर इसमें से एक भी लूज हुआ, एक भी नहीं है, तो आपको मैं एक से एक एग्जांपल दे सकता हूं ऐसा, तो जी जहां पे एक चीज मिसिंग है तो वो गिर गया। लेकिन जहां पे लक एंड टाइम एंड टैलेंट, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन आप देखिए हमेशा हमेशा के लिए सुपर डुपर हिट हुआ। ये आप खाली मेरा नहीं, आप बहुत सारे लोगों का, मैं तो ये एक्सप्लेन करके मैंने ये निकाला, मेरा जो तजुर्बा है गाने में, मैंने तीन चीज का मैंने ये आविष्कार किया मैं खुद, कि ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है, तभी जाके एक सिंगर या एक आर्टिस्ट, एक कलाकार वो टॉप में पहुंच सकते हैं, वो चीज देख सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए जमाना चेंज होते रहते हैं, समाज सोसाइटी उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है ये यू कांट। आप जब पहले धोती पहनते थे, अभी पैंट पहनते हैं, आगे चल के आप शॉर्ट्स पहनेंगे, पता नहीं उसके आगे आप क्या करेंगे, उसका हम नहीं जाते लेकिन अगर शॉर्ट्स पहन के बाहर घूमेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन धोती पहन के भी घूमेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पैंट शर्ट पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब क्या, आप एक चीज को छोड़ रहा है, दूसरा चीज पे आप स्टिक हो रहा है, और उसके आगे जब आप जाएंगे, जो आज हो रहा है, अगर समझे शॉर्ट्स या चड्डी में लोग बाहर निकल जाए तो कैसा लगेगा देखने को। तो म्यूजिक का भी वही हालत है, एक जगह तक है, एक जगह तक उसको अच्छा लगता है। आप शर्ट पैंट तक ठीक है, आप जीन्स पहने, शर्ट पहने, कुछ भी पहने, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके आगे जब आप और आगे और एडवांस होते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, तो दैट इज नॉट लुक गुड फॉर आवर कंट्री। आई थिंक अमेरिका में होता है, अमेरिका में बहुत कुछ पहन के लोग निकल जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसके लिए आई थिंक कि हमारे एक लिमिटेशन के अंदर रहना बहुत जरूरी है। ये बदनाम मेरे को सब जगह पे सुनना पड़ता है। ये बदनाम मेरा माथे पे लगा हुआ है कि आपके वजह से मेरा शादी हो गया, आपके वजह से मेरा प्यार हो गया, आपके वजह से मेरा बच्चा हो गया, आपके वजह से मैं भाई बोला भाई ये आपके नसीब में था इसलिए हुआ, हमने क्या किया, बोले नहीं आपके गाने से हुआ, सीधी सी बात है। तो ऐसा बदनामी मेरे को सुनना पड़ता है। बट आई थिंक कि एक चीज तो है दुनिया में हम लोग जो मानते हैं, दैट इज प्यार बांटते चलो, एक चीज तो है। तो प्यार तो आपको बांटना ही पड़ेगा, प्यार बांटेंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। एंड आई थिंक वो काम मैंने बखूबी से निभाया, प्यार बांटा और प्यार बांटने को मजबूर किया लोगों को। जो इंसान बहुत चोट खाएंगे, उसके गाने में कोई दुख वाला गाना होगा ना, तो ऐसा निखर के आएगा, ऐसा दर्द भरा। आपने देखा होगा किशोर दा का कोई दुख वाला गाना ले लीजिए, मेरा भी अब कोई दुख वाला गाना लीजिए, क्योंकि हम लोग जिंदगी में बहुत चोट खाए हुए हैं, चोट भी खाए हुए हैं आप बोलो। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो सोशल जो एक्सपीरियंस है, ये अगर लाइफ से जुड़ता है ना, ये जुड़ता है, तो फिर वो गाने में वो सब चीज बहुत बहुत मायने रखता है। और अपब्रिंगिंग बोलिए, ये जो बोलिए ना संस्कार, घर में माँ बाप क्या शिक्षा देके बच्चे को बड़ा कर रहा है, ये सब चीज बहुत मायने रखता है। ये सिंगिंग में खाली गाना गा रहा है और गाना ये कर रहा है, अपना बिहेवियर एकदम मतलब लोफर की तरह है, तो वो सिंगर को सिंगर नहीं कहा जाएगा, और सिंगर रह भी नहीं सकता वो बहुत दिन ज्यादा। उनको उसके लिए उनके उसके लिए अपब्रिंगिंग जो है ना, वो बहुत मायने रखता है। मेरा जो सबसे पहला फलसफा मैं सबको बोलता हूं कि पहले अपने माँ बाप को आप प्यार करो, माँ बाप को सबसे पहले माँ बाप को प्यार करो, माँ बाप को देखो मरते दम तक। ये सबसे पहला काम है एक इंसान का। गाना तो तुम गाओगे, जैसे ही तुम माँ बाप को प्यार करोगे ना, तो आप दूसरे को माँ बाप को भी आप अपने माँ बाप की तरह बिहेव करना शुरू करोगे। दैट इज डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं मिला हुआ,
इतना डिस्कशन, इतना डिटेल्स में हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज, बहुत 5 घंटा लग जाएगा मेरे साथ, आपको गप्पे करना पड़ेगा। वॉइस फ्रीक्वेंसी बोल के चीज होती है, फ्रीक्वेंसी, जैसा वॉइस का फ्रीक्वेंसी है ना, ये वॉइस का फ्रीक्वेंसी इज अ बिग मेडिसिन फॉर आवर कंट्री। वॉइस फ्रीक्वेंसी अगर किसी के साथ किसी का मैच होता है तो आपको सुनने को बहुत अच्छा लगता है, और वॉइस फ्रीक्वेंसी अगर नहीं मैच होता है तो आपको सुनने को अच्छा नहीं लगता है। दिस इज द सिंपल थिंग। सोचिए कि हमारे वॉइस फ्रीक्वेंसी आपका माइंड को कंट्रोल कर रहा है, तो कितना बड़ा मेडिसिन है ये। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको एक सच बात बताता हूं, आप ये इमीडिएटली आप बिलीव करना शुरू करोगे जब आप यूट्यूब में देखोगे। स्विट्जरलैंड से एक बच्चा है जो मेंटली डिसेबल्ड, मतलब वो सेरिब्रल पाल्सी यू कैन से, एकदम 24 घंटा वो एक जैसा पड़ा रहता है। उनको जब उनके डैडी ने, जूरिक की बात कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जूरिक की, उसके डैडी ने जब कुछ ना कहो गाना सुनाया तो ही स्टार्टेड रिएक्टिंग, जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है वो गाना। तो उसके डैडी को एक अचंबा लगा, तो उसके डैडी ने उस कुछ ना कहो गाने को बंद किया करके वो दूसरा गाना चलाया, तो कोई एक्ट नहीं किया। फिर से वो कुछ ना कहो चलाया, ऐसा करके 12 बार चलाया, 12 बार उसका रिएक्शन हुआ। उसके बाद उसके डैडी ने मेरे को ढूंढ के निकाला बॉम्बे में, ईमेल के जरिए क्या क्या करके उन्होंने मेरे को ढूंढ के निकाला। एंड उस बच्चे के सामने, गवर्नर के सामने, डॉक्टर के सामने, अभी स्विट्जरलैंड से कौन है भाई, हाँ, स्विट्जरलैंड से डॉक्टर्स लोग हमको एक लेटर लिखा कि यू हैव टू कम, आपको हमारे कंट्री में आना पड़ेगा और आपका वॉइस फ्रीक्वेंसी हम लोग एक रिकॉर्ड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को, उस फ्रीक्वेंसी से हम मेडिसिन बनाएंगे जो सेरिब्रल पाल्सी के लिए काम आएगा। तो ये जब कोई बात बिगड़ जाए, गाना जो है वो नॉट ओनली बॉम्बे, हांगकांग से लेके 4-5 कंट्री में उसको कैंसर पेशेंट के लिए यूज किया जा रहा है, जब कोई बात बिगड़ जाए। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, सोचिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। और शायद ये गाना जब रिलीज हुई थी मूवी तो नहीं, उस समय हिट नहीं हुआ था ये, उस समय हिट नहीं हुआ। आशिकी के बाद ये पकड़ लिया। हाँ, अमिताभ जी के लिए देखिए, अमिताभ जी खुद मुझे चूज किया था। आपको मालूम होगा कि मेरा फर्स्ट जो ब्रेक मुझे मिला था, पहला तो मुझे चांस दिया था जगजीत सिंह जी ने आंधिया फिल्म में, और उसके बाद जो ब्रेक मिला था मुझे मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि मैं कलाजी भाई के पास जगजीत सिंह मुझे लेके जाके इंट्रोड्यूस करा कि देखो ये लड़का कैसा गाया। तो कलाजी भाई ध्यान से सुना गाना, सुनने के बाद उन्होंने कहा, मेरे को अंदर बुला के बैलेंसिंग रूम में मैं गया, उनका जो सिटिंग रूम है, सिटिंग रूम में मैं गया, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कल से मेरे शो में गाओगे, तुम शो में गाओगे किशोर दा का गाना। तो मेरे को उन्होंने शो के लिए रखा हुआ था। इस समय किशोर दा का डेथ हुआ, और ये 86-87 की बात कर रहा हूँ। तो इस समय किशोर दा का डेथ हुआ, एंड आफ्टर दैट अमिताभ जी का एक फिल्म बन रहा था जादूगर। तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये लोग को एक आवाज चाहिए था जो थोड़ा सा भारी हो, थोड़ा सा बेस वाला आवाज हो, एंड पावरफुल आवाज हो, क्योंकि अमिताभ ऐसा 7 फुट लंबा एक हीरो के लिए एक बड़ा आवाज चाहिए था। तो उन्होंने मेरे को, प्रकाश मेहरा जी, हम किसी को नहीं पहचानते थे, सिटिंग रूम में देखा बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए थे, अनजान जी लिरिक्स राइटर, प्रकाश मेहरा जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो मैं अंदर जाके देखा कि जिन लोगों ने डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, सब लाइन से सब सुपर डुपर हिट फिल्म दिए, ये लोग सब बैठे हुए सामने अचानक। तो मेरे लिए तो एकदम ये हो गया ना। तो हाँ, तो मैं जाके बैठा, तो उन्होंने, अनजान जी बोला, तुमको हिंदी लिखना पढ़ना आता है क्या? तो हमने बोला हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो बोलता है ये लो कागज। तो कलंजी भाई बोला गाना सीखो, मैं गाना सिखाता हूँ। तो उन्होंने सीखा, जादूगर है मेरा नाम गोगा, जैसा कोई नहीं होगा,
तो ये गाना था। तो उन्होंने मेरे को वो गाना बोला और तुरंत बिजू साहब वगैरह सब ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब पीछे बैठा हुआ था सिटिंग रूम में, बड़ा सिटिंग रूम। तो उन लोगों ने मेरा गाना, उस गाने को मेरे को तुरंत मैंने गाना सीख लिया। गाना सीख के मैंने गाया और माइक पे गाया और उस गाने को उन्होंने रिकॉर्ड किया वहीं पे सिटिंग रूम के अंदर। सिटिंग रूम के अंदर ही उन्होंने जस्ट रिकॉर्ड किया, कैजुअल जैसे रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड किया एंड रिकॉर्ड करके उसी दिन उसी सीडी, उसी कैसेट को, तब कैसेट हुआ करता था, सीडी नहीं हुआ करता था, उसी सीडी कैसेट को उन्होंने संजय दत्त के हाथ, अमिताभ जी तब अमेरिका में शूटिंग कर रहा था, तो अमिताभ जी के पास भेजा। आप देखो कि कहां से कहां डेस्टिनी कैसा होता है। अमिताभ जी के पास भेजा है, अमिताभ जी ने उस कैसेट को चला के सुन के वहां से डायरेक्ट कलंजी जी को फोन किया, कलंजी भाई को करके बोला कि ये लड़के को डाउन करो, ये लड़का मेरे सब गाना गाएगा। एंड दैट वाज माय ब्रेक पॉइंट। पिक्चर भले हिट नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में सबको ये पता चल गया था कि एक नया लड़का है जो अमिताभ जी के लिए प्लेबैक किया। दैट वाज माय ब्रेक पॉइंट। एक बहुत बड़ा ऑनर था, सम्मान था। तो अमिताभ जी उनके आवाज के लिए मुझे चुना, तो अमिताभ जी का तो कुछ तो दिमाग में है, उनका बुद्धि तो कुछ है, बहुत ही अच्छा बुद्धि है उनका। तो अमिताभ जी ने जब चुना तो अमिताभ जी ने सोचा कि ये वॉइस मेरे वॉइस से मैच हो रहा है, तभी उन्होंने मुझे चुना। सो इसमें हमको, हमारा तो आप बोल सकते हैं कि बस गॉड लक, हाँ लक बोल सकते हैं आप। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। मेरे जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। एक तो मेहंदी हसन साहब, खान साहब जो है, मेरा ये लक है कि जिस समय खान साहब की डेथ हुई उसी दिन मैं कराची में था, शो के लिए गया था, और उनका मकबरा जो है जहाँ पे उनको दफनाया गया था, और वो दफना खाली रेती डाल के दफना के रखा था, बाद में उसमें मकबरा बनेगा करके, लेकिन उससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस जगह पे पहुंचा और जाके उनके मकबरा में मैं अकेला, खाली ओनली मी, अकेला मैंने उस मकबरा में फूल चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया, और एकदम कच्चा मिट्टी के अंदर। अब मेहंदी हसन साहब का क्या है, मेहंदी हसन साहब, मैं जब भी अमेरिका आते थे तो मेहंदी हसन साहब अपने फैमिली के साथ फास्ट रो में बैठ के मेरा शो देखते थे हमेशा। मैं जितने बार, कम से कम 15 बार आ चुका हूँ, 20 बार आ चुका हूँ मैं, लेकिन उसमें हमने देखा कि मेहंदी हसन साहब फर्स्ट रो में बोलते नहीं, मेरे को कुमार सानू का गाना शो है, वो मेरे को फर्स्ट रो का टिकट चाहिए, और मेहंदी हसन साहब को सब टिकट दे देते थे। वो फर्स्ट रो में आके बैठ के बड़ा मजा लेते थे, फिर बाद में पीछे आते थे, आके मेरे को आशीर्वाद देते थे। पता नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करते थे, पता नहीं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैन इन पाकिस्तान, ये एक हाईलाइट बात है, सबसे ज्यादा मेरा फैन है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि 98% लोग मेरा फैन है। मैं जब एक्चुअली मैं जब होटल में गाया करते थे, आपको मैं बता दूं, पहले मैं होटल बार सिंगर था, बार में गाया करते थे। एंड बार में गजल तो चलेगा ही चलेगा, और गजल आपका स्टॉक में नहीं हो तो फिर यू कांट सर्वाइव होटल में, कम से कम जहाँ पे दारू चलता है, जहाँ पे, तो सारे होटल्स में गजल, चाहे वो जगजीत सिंह जी का हो, चाहे वो मेहंदी हसन साहब का हो, चाहे वो ये अपना पंकज उधास जी का हो, ये बहुत चलता था उस समय। पंकज उधास जी का भी बहुत चल रहा था गाना, वो बहुत सारा, घुंघरू टूट गया, फलाना टिमकाना, ऐसा बहुत सारा गाने, हाँ बहुत चल रहा था। तो मेहंदी हसन साहब का कुछ ऐसे गजल थे, जैसा पत्ता पत्ता बूटा बूटा, और भी बहुत सारे, जिंदगी ने क्या, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, हाँ प्यार किया करते हैं, इस तरह के गीत जो है ना, तो मैं उस समय गाया करता था बहुत। तो मेरे को मेहंदी हसन साहब का मेरे को एक गॉड जैसा लगता था कि कैसा आवाज है इनका, इतना मीठा आवाज है, इतना बेस है गले में, जैसा जगजीत सिंह जी का गले में इतना बेस और गले में इतना मिठास है। तो ये कैसे गॉड गिफ्टेड है, मेरे लिए एकदम भगवान जैसा था। तो मैं जब पहला उनसे मिला अमेरिका में आके, अमेजिंग सिचुएशन था मेरे लिए। मैं उनका पैर छुआ, मैंने देखा कि भाई मेरे सामने गॉड खड़ा है।
तो इस तरह से मैं उनका तो फैन था ही, मैंने उनसे मुलाकात किया और बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे गाने पसंद करते थे और हर शो में उसको पहला रो में सीट चाहिए था, वो आके बैठते थे। हम लोगों ने कितने बार मेहदी हसन साहब को मैंने देखा सामने बैठे हुए गाना सुनते, मेरे को तो डर लगता था कि आपके सामने मैं क्या गाऊं, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं बोलता नहीं, बॉम्बे इंडस्ट्री में एक मेहदी हसन साहब बोले थे और एक लता जी, आशा जी, ये लोग बोलते हैं कि बॉम्बे इंडस्ट्री में अगर मेल में आफ्टर किशोर दा कोई सुरीला आवाज आया तो डायरेक्ट टीवी में बैठ के बताया। तो मेरे को ये सुनने के बाद ना तो ऐसा लगता है, अंदर फील होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ अचीव किया इन लोगों के बात सुन के। उस समय अगर कोई गाना मिस हो जाता था, बहुत सारे गाने मिस हुए, जैसे आपको मैं एक बताऊं, रोजा करके एक फिल्म ए.आर. रहमान जी का था, आपको मालूम होगा म्यूजिक, रोजा, चंदा रे बहुत सारे गाने उसमें जो था, सुपर डुपर हिट गाना था। आपको मालूम होगा कि मेरे को उस समय मैं इतना बिजी था तो रहमान साहब ने मुझे बुलाया था, एंड दैट वाज, आई थिंक दैट इंसिडेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। एंड उस समय हम उसको समझा नहीं, लेकिन बाद में हमें और अलका जी दोनों को ये रिग्रेटनेस है ट्रिमेंडस इस मिसअप के लिए कि हम दोनों को ही उन्होंने बुलाया था, मद्रास जाके रिकॉर्ड करना था। तो हमारे पास ऐसा हालत था कि हम लोग, मैं तो कम से कम दिन में 12 गाना, 10 गाना, 15 गाना, मेरा रिकॉर्ड भी है 28 सॉन्ग्स ए डे, हाँ, एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है। तो मैं इतना बिजी था उस समय कि मैं एक दिन मिस हो जाता ना तो काफी सारे प्रोड्यूसर नाराज हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे मद्रास से बुलाया था, नोएल करके कुछ सेक्रेटरी था, एंड उन्होंने मुझे फोन किया, बोला है साहब आपको बुलाया आपको और अलका जी को कुछ फिल्म के गाने के लिए। तो हमने बोला सॉरी, हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, वो कमिटमेंट छोड़ के हमने जा नहीं सकते। उसके बाद पता चला वो रोजा फिल्म का गाना था, और रोजा के गाने हमने मिस कर दिया और लाइफ में इसके लिए मेरे को जिंदगी भर ये तड़पना रहेगा। रहमान साहब का अगर बेस्ट कुछ गाने अगर हुआ तो रोजा फिल्म में, आई थिंक उससे बेटर बॉम्बे रोजा, उसके बाद आई थिंक कोई गाना ऐसा नहीं है जो इनको बीट कर सके। तो हमने वो मिस कर गया जो था। लेकिन साउथ इंडियन गाने मेरा एक गाना बहुत जबरदस्त चल गया था, दैट इज तू मिले दिल खिले, दैट इज ऑल्सो MM क्रीम जी का गाना था, बट इट्स अ सुपर डुपर हिट एंड आई थिंक तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आंखों पर, छाया है नशा मेरी आंखों पर, है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है